प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑनलाइन शिखर बैठक में हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 29 पुरावशेषों को लौटाया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की शिष्टाचार मुलाकात। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को दिया कुरुक्षेत्र आने का आमंत्रण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र किए जारी। 372 उड़न दस्तों की निगरानी में 1547 परीक्षा केंद्रों पर होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षा। और फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में विदेशी हस्तशिल्प कला बनी आकर्षण का केंद्र। तुर्की के क्राफ्ट ने खींचा पर्यटकों का ध्यान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड में भी दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 29 पुरावशेषों को भारत वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से वापस लाए गए इन पुरावशेषों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया। लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब इनको जो आपने हमें मूर्तियां लौटाई है, सारी चीजें लौटाई है, उसको सही स्थान पर लौटाया जा सकेगा। मैं सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों और शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कुरुक्षेत्र आने का आमंत्रण भी दिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1547 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए 372 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में 6,68,589 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षा 30 मार्च से 27 अप्रैल तक होगी, तो वहीं 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से 20 अप्रैल तक आयोजित होंगी। और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है। प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा की जाएगी और जिसमें सेकेंडरी के 1470 और सीनियर सेकेंडरी के 1138 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर विद्यार्थियों की तलाशी लेने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का स्कूल यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी छात्र के एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है तो वह 24 मार्च तक ठीक करवा सकता है। इस बार नकल रोकने के लिए बोर्ड ने 372 प्रभावी उड़न दस्तों का गठन किया है और परीक्षा ड्यूटी में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर प्रत्येक अध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी की तलाशी लेना अनिवार्य है और प्रत्येक इन्विजिलेटर अपने कमरे के बच्चों की तलाशी लेने के बाद अपना स्वयं का मोबाइल भी और विद्यार्थी भी कोई मोबाइल लेकर आया है, तलाशी लेने के बाद उसकी
मोबाइल लेते हुए चीफ सुपरिटेंडेंट को जमा कराएंगे सभी। फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश के साथ साथ विदेशी हस्तशिल्प कला भी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। मेले में तुर्की के स्टॉल पर मोरक्कन और इटालियन ग्लास से निर्मित लैंप और झूमर शामिल हैं। इसके अलावा सेरेमिक से निर्मित उत्पाद भी मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तुर्की के स्टॉल के मैनेजर JM तिवारी ने बताया कि मेले में उनके देश के उत्पादों को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों की कीमत 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है। इस प्रोडक्ट को बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे 2 साल से कि कब यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये फेमस है टर्की का ये हैंडीक्राफ्ट है और ये लाइट और सैंडलेयर्स और सेरामिक हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रगति मैदान से लेके सूरजकुंड मेले के लोग वेट में रहते हैं कि कब ये आएगा। ये 2 साल बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिलने का हमें भी उम्मीद है और कस्टमर को हम देख रहे फॉलो कर रहे हैं कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं। पर्यटक प्रीति ने बताया कि मेले से पहले भी उन्होंने तुर्की का क्राफ्ट खरीदा था जो उच्च क्वालिटी का था। अब वो दोबारा इस क्राफ्ट को खरीदने आई हैं। All items are very nice and good. लास्ट ईयर भी मैंने लिया था इनसे, 2019 हाँ राइट। मैंने प्लेट्स खरीदे थे, वॉल प्लेट्स एंड बाउल्स खरीदे थे, लैम्प भी खरीदा था। मेले में आए अन्य पर्यटकों ने कहा कि कोविड के कारण लंबे समय के बाद उन्हें घर से बाहर निकलकर काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में विभिन्न देशों की संस्कृति देखने को मिलती है। मैं जी पहली बार आया हूँ यहाँ तो, और अच्छा लगा, पर भीड़ बहुत है जी। अच्छा, हाँ धीरे धीरे जैसे शाम बढ़ती जा रही भीड़ होती जा रही है, पर अब व्यवस्था ठीक है, अच्छा ठीक लगा। में जी प्रोग्राम जो हो रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम है, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम है जी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेला एक बहुत ही अवेटेड इवेंट रहता है सब लोगों के लिए और 35 साल से चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से इतनी सारी चीज़ें खाने की आती हैं, तो आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें जो यूजुअली नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान से आए हुए हैं हम लोगों ने यहाँ पे कचौड़ी खाई। काफ़ी वेट था बिकॉज हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, किसी ना किसी स्टेट की। इस बार थीम इज़ लाइक जम्मू एंड कश्मीर, सो ऑब्वियसली वी आर एंजॉइंग अ लॉट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। 2 साल के बाद, मतलब पूरे लॉकडाउन के बाद ये मौका मिला है। फूड की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, हैंडीक्राफ्ट तो लाइक ऑसम, मतलब काफ़ी कुछ शॉपिंग करी है। आज विश्व वानिकी दिवस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए समस्त देशवासियों को विश्व वानिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा व वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि वनों की रक्षा करने व उनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का संकल्प लें। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वन केवल संसाधन नहीं है, ये स्वयं जीवन है। उन्होंने कहा कि विश्व वानिकी दिवस पर हमें बहुत देर होने से पहले अपने वनों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। आज जिन प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया उनमें पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता राधेश्याम और जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद, गुरमीत बाबा मरणोपरांत, N चंद्रशेखरन, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, डॉक्टर साइरस पूनावाला और सच्चिदानंद स्वामी को पद्म भूषण से नवाजा गया। दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह 28 मार्च को आयोजित होगा। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं की सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक सम्मान पाने वालों में 34 महिलाएं भी हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज लोकसभा में बताया कि चरखी दादरी में नवोदय विद्यालय जल्द ही खोला जाएगा। यह जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री ने भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब पर दिया। सदस्य ने प्रश्न पूछा था, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और जहां तक शायद नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं चरखी दादरी में खोलने का, तो निश्चित रूप से वहां पे प्रक्रिया में है और वो बहुत ही जल्द खुल जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन से सभी 22,500 विद्यार्थियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है।
कोर्ट के पूछने पर सरकार की ओर से एजी के वेणुगोपाल ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि भारत वापस लौटने वाले मेडिकल छात्रों की पढ़ाई यहां भी जारी रहे, उनकी पढ़ाई बाधित न हो। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 181 करोड़ 24 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 15 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,73,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 446 मामले सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल ग्राम संरक्षक योजना के तहत चंडीगढ़ में ऑडियो वेबिनार के माध्यम से प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4,000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस योजना के तहत अधिकारी एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए गांवों के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जन कल्याण और विकास के लिए सरकारी अधिकारियों के इस अनूठे सहयोग की एक नई पहल की गई है। प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के अलावा सरकार आम जन की सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्राम संरक्षक योजना पर काम करके ये अधिकारी प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार लाने के लिए प्रमुख योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारी और लोग जो गांव के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे हरियाणा स्वयंसेवी कार्यक्रम की वेबसाइट samarpan.haryana.gov.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी भविष्य में ऑनलाइन कक्षाओं का फायदा मिले, इसके लिए विशेषज्ञों की राय लेकर एक व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे भी डिजिटल रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। Lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन, दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन हाउ टू एजुकेट द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, दैट्स अ न्यू चैलेंज. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this house how to create more trainers, more schools who all are dysfunctional. Let us know them. Collectively, we have to face this challenge. We have to educate all these segments. राज्यसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में तेल के दाम और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साल 2018 से लेकर अब तक पेट्रोलियम आयात हमारी ज़रूरत के 1% से भी कम है, इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध से हमारी तेल की मांग पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। Financial years 2018-19, 19-20, 20-21 and the first 9 months of the current financial year, our total imports of crude from Russia have been 0.6%. डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑनलाइन शिखर बैठक में हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 29 पुरावशेषों को लौटाया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की शिष्टाचार मुलाकात। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को दिया कुरुक्षेत्र आने का आमंत्रण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र किए जारी। 372 उड़नदस्तों की निगरानी में 1547 परीक्षा केंद्रों पर होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षा। और
फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में विदेशी हस्तशिल्प कला बनी आकर्षण का केंद्र। तुर्की के क्राफ्ट ने खींचा पर्यटकों का ध्यान। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।